गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, रसायन विज्ञान महासंग्राम के भाग 6 की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो रसायन विज्ञान का महासंग्राम जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, जो स्ट्रेटजी हमने स्टार्ट की हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा रोज़ाना की तरह कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका बेनिफिट ले सकें। और जो भी विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग जो है एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न बहुत जल्द आपके बीच ला रहे हैं। जैसे ही हमारा रसायन विज्ञान का महासंग्राम कंप्लीट होगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ उसके बाद चलेंगे, क्योंकि 9 प्रश्न इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं। तो उन्हीं 9 प्रश्नों के लिए हमारा संघर्ष रहेगा अगला। तो जो भी साथी अभी तक हमारे साथ जुड़ा है उसके मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो विद्यार्थी जो है हमसे जुड़ा और हमारी इस मुहिम को, जो हमारा मेन टारगेट है हर बच्चे तक ये मटेरियल पहुँचे, उसको आगे बढ़ाने में जो भी विद्यार्थी योगदान दे रहा है उसका भी मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बात करते हैं हम आज भाग 6 में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों की। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व, तो 2012 से 2020 तक के प्रश्न हम लोग इसमें सोल्व कर रहे हैं महासंग्राम वाले पार्ट में। और इसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान का मैराथन भी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा रहेगा केमिस्ट्री मैराथन, रसायन विज्ञान का मैराथन, जिसमें हम इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे मैराथन भाग में। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ताकि आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का, इन टॉपिक्स का फ़ायदा ले सकें। तो बात करते हैं हम 2012 के पहले प्रश्न, लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बनाते हैं क्यों। एक्चुअल में क्वेश्चन ठोस अवस्था का है, पर ठोस अवस्था में नोट होना मिस हो गया था, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ क्योंकि चुंबकीय प्रकृति डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में भी है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक क्यों बनाते हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं, छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इन चुंबकीय क्षेत्रों को हम डोमेन कहते हैं। जैसे ये मैंने एक पदार्थ में 4 भाग बना लिए, ये डोमेन है, ये डोमेन है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, इस तरह से। ये डोमेन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब हम लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब लोह चुंबकीय पदार्थ को हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो ये सारे डोमेन एक ही दिशा में आ जाते हैं। जितने भी डोमेन के इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी एक ही दिशा में विन्यासित हो जाते हैं, अर्थात सारे ही इलेक्ट्रॉन एक तरह से अयुग्मित हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, इनका चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सारे डोमेन एक ही दिशा में भी विन्यासित हो जाते हैं। तो क्या कहता है, लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बनाते हैं क्यों, क्योंकि जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो सभी डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इसलिए लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो स्थायी चुंबक बनाते हैं। तो यह आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, Na+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है म्यू बराबर √n+2, जहाँ n जो है वो क्या है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब Na 28 नंबर पर आता है, तो 28 नंबर पर आता है तो आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 8 28। अब हम कहें Na+2+2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो s वाले 2 चले गए, तो d में 8 बच गए।
दो एस वाले चले गए, एस में 0 हो गया, डी में 8 बच गया। तो जब डी में 8 बचे तो डी के 8 इलेक्ट्रॉन जब हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह जब हम डी के 8 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाते हैं। तो यानी n का मान 2 हो जाता है, n का मान 2 हो जाता है। तो n का मान यहाँ 2 पुट कर देते हैं, 2 × 2 + 2, तो ये बन गया रूट में 2 × 4 यानी रूट में 8। और यूनिट आगे लगा देनी आपने BM यानी बोहर मैग्नेटोन। तो ये आपके पास Ni+2 का चुंबकीय घूर्ण आ गया। फार्मूला लगाएंगे μ = √n n+2, जहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन, कारण दीजिए संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में Mn सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब क्या कहता है, हम लोग लिखेंगे आंसर, संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था या अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। ऑक्सीकरण अवस्था बराबर Ns के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, N-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। Ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो और N-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ लो तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। अब हम अगर Mn देखें तो Mn जो है वो 25 नंबर पर आता है। तो आर्गन के 18, 4s के 2 और 3d के 5, ये Mn हो गया ना। तो इसके ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन है जो अधिकतम है, ऐसे में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। और डी में कितने हैं, 5। अब डी के अगर 5 देखें, 1 2 3 4 5, तो 5 अयुग्मित भी अधिकतम है, क्योंकि जब आप छठा भरोगे तो वो जोड़ा बन जाएगा इस तरह से, है ना। तो 5 अयुग्मित भी अधिकतम है, इसलिए इसकी जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी वो +7 आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 3D श्रेणी में Mn सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि इसका S जो है, पहले तो लिख देंगे कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो Ns के इलेक्ट्रॉन तथा N-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है और Mn के S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तथा N-1d में अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 5 से ज़्यादा अयुग्मित हो ही नहीं सकते, अधिकतम शब्द लगा देंगे ना। Ns में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तथा N-1d में अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यही कारण है कि Mn जो है 2 + 5 = +7 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Cr+2 तथा Mn+3 दोनों का विन्यास D4 है, D4 विन्यास है दोनों का, परंतु Cr+2 अपचायक। अपचायक क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण हो, जिसका ऑक्सीकरण हो वो अपचायक होगा। और Mn+3 ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या होता है, जिसका अपचयन हो। अब अपचयन होगा या ऑक्सीकरण होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है E0 पर, E0 की वैल्यू पर। E0 अगर पॉजिटिव आता है, E0 की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, उसका अपचयन होगा, यानी वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। और अगर नेगेटिव आता है तो उसका ऑक्सीकरण होगा और वो अपचायक हो जाएगा। ठीक है। अब जो E0 के मान है ना, E0 के मान संक्रमण धातुओं के लिए वो M+2 और M+3 पेयर का ही निकाला जाता है। यानी E0 जो है वो M+2 M+3 या बोल दे M+3 M+2 पेयर का ही निकाला जाता है। ठीक है। यानी अगर आपको वो धातु +2 दे दे तो आपने उसको +3 में बदल लेना है, और अगर +3 दे दे, कोई भी धातु अगर +3 दे दे तो उसको +2 में बदल लेना है।
संक्रमण धातु में जो ई नोट होता है वो +2+3 पेयर का ही निकाला जाता है। जैसे अभी उसने क्या दिया, Cr+2, तो हम क्या करेंगे, Cr+2 को Cr+3 में बदल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर। अब इसमें दिया Mn+3, तो Mn+3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, Mn+3 को एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर Mn+2 में बदल देंगे। तो इस तरह से ये काम करना होता है। अब अपने देखें, Cr+2 D4 विन्यास है, क्वेश्चन में दिया है इसने, Mn+3 भी D4 विन्यास है, ठीक है। अब इससे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो पहले इसके डी में 4 थे, अब कितने हो गए, डी में 3 रह गए, एक त्याग दिया, डी में 3 रह गए। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो पहले डी में 4 थे, एक ग्रहण कर लिया, तो कितने हो गए, डी में 5 हो गए। तो पहले डी में 4 थे, यहाँ 3 हो गए, और यहाँ डी में 4 थे, 5 हो गए। तो हम देख रहे हैं कि D4 से D3 बना D3, और D3 जो होता है वो स्थायी होता है। D3 विन्यास स्थायी विन्यास माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं बता दूं आपको, क्योंकि डी कक्षकों का 2 ऊर्जा स्तरों पर विपाटन होता है, एक तो निम्न ऊर्जा के T2G और एक उच्च ऊर्जा के EG में। तो जब आप डी में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो वो T2G आधा भरा होगा, T2G आधा भरा हो जाएगा, और आधे भरे कक्षक स्थायी होते हैं। तो यहाँ T2G आधा भरा है, इसलिए ये स्थायी है। तो D4 जो है वो अस्थायी है, और D3 स्थायी है, यानी D3 बनेगा। D3 कब बनेगा, जब Cr+2 Cr+3 में बदलेगा, जब Cr+2 Cr+3 में बदलेगा। और Cr+2 का Cr+3 में बदलना, धनावेश में वृद्धि हुई है, और धनावेश में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ D3 विन्यास का स्थायित्व D4 विन्यास से ज़्यादा है, अतः इसका ऑक्सीकरण होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचायक होता है। स्पष्ट है कि Cr+2 अपचायक है। अब दूसरा केस देखो, Mn+3 का। Mn+3 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्योंकि +3 को +2 में बदलना, और +2 में बदलने का तरीका होता है एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, तो D5 बना। D4 और D5 में से D5 स्थायी है, अर्धभरा D विन्यास स्थायी होता है, यानी D4 D5 में बदलेगा। तो स्थायी तो और कोई बनना चाहता है, तो D4 D5 में बदलेगा। D4 D5 में बदलेगा, तो अपने को दिख रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो यानी इसका अपचयन होगा, और जब इसका अपचयन होगा तो ये ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक है। तो इस प्रकार Mn+3 जो होता है वो ऑक्सीकारक होता है, और Cr+2 जो होता है वो अपचायक होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि D3 का स्थायित्व D4 से ज़्यादा है, इसलिए Cr+2 Cr+3 में बदलेगा, अर्थात इसका ऑक्सीकरण होगा, अतः ये अपचायक है। इसी प्रकार D5 का स्थायित्व D4 से ज़्यादा है, अतः Mn+3 Mn+2 में बदलेगा, यानी इसका अपचयन होगा, तो ये क्या है, ऑक्सीकारक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हम 2013 के क्वेश्चन की ओर। 2013 में क्वेश्चन जो आए, जिंक कैडमियम मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, कारण दीजिए। क्योंकि संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनमें मूल अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था में D10 विन्यास नहीं होता। मूल अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था में D10 विन्यास नहीं होता, परंतु जिंक कैडमियम मरकरी जो है, अब जिंक जो है वो सामान्य अवस्था यानी मूल अवस्था में भी D10 है, 3D10 4s2, और जब Zn+2 होता है तब भी ये D10 होता है, 4s0 हो जाता है। तो ये अपनी मूल अवस्था में भी D10 है, और ऑक्सीकरण अवस्था में भी D10 है, और संक्रमण धातु वो होते हैं जो D10 नहीं होते मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में, इसलिए संक्रमण धातुओं में इनको नहीं गिना जाता जिंक कैडमियम और मरकरी को, क्योंकि जिंक का D कक्षक पूरा भरा है। अगला क्वेश्चन, क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय है। क्रोमेट आयन चतुष्फलकीय आकृति का होता है, CrO4-2 सूत्र है इसका। तो Cr के साथ 4 O लगे हैं, तो 1
2 3 4 और माइनस का 2 है तो -1 -2, माइनस का 2 है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये बन गया CrO4 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 के एग्जाम से, सिल्वर परमाणुओं की मूल अवस्था में पूर्ण पूरित कक्षक हैं, पूर्ण पूरित कक्षक यानी D10 विन्यास है, फिर भी यह संक्रमण तत्व है, क्यों? तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सिल्वर परमाणु जो है वर्ग 11 का तत्व है, कॉपर वाली लाइन का तत्व है, वर्ग 11 का तत्व है। मूल अवस्था में इनमें D10 विन्यास पाया जाता है, मूल अवस्था में D10 विन्यास पाया जाता है, परंतु इस वर्ग के तत्व जैसे तांबा है, तांबा सबसे ऊपर आता है, तांबे पे +2 आवेश भी होता है ना, परंतु इस वर्ग के तत्व +2 अवस्था में D9 विन्यास दर्शाते हैं, और संक्रमण तत्व वही होते हैं जिनकी मूल अवस्था में या फिर ऑक्सीकरण अवस्था में D पूरा भरा नहीं होता। तो उनकी मूल अवस्था में तो D पूरा भरा है, परंतु ऑक्सीकरण अवस्था में D पूरा भरा नहीं है, इसलिए ये जो है संक्रमण तत्वों की श्रेणी में माने जाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों में D पूर्ण भरा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक्टिनाइड आकुंचन को समझाइए। आकुंचन मतलब सिकुड़ना। तो एक्टिनाइड आकुंचन क्या है? एक्टिनाइड श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में कमी आती है, आकार में यही कमी एक्टिनाइड आकुंचन कहलाती है, आकार में यही कमी एक्टिनाइड आकुंचन कहलाती है। कारण अगर पूछ लेता है तो बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा F कक्षकों का जो परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव बहुत दुर्बल होता है। तो जब बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचकर आकार को छोटा करता है, और F का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही दुर्बल होता है। नहीं तो परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, आकार को वापस बड़ा कर देता, लेकिन परिरक्षण प्रभाव यहाँ लगता ही नहीं। तो नाभिकीय आवेश लगातार लग रहा है तो वो क्या करेगा, आकार को छोटा करता जाएगा। तो एक्टिनाइड आकुंचन के एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु या त्रिज्या में कमी आना एक्टिनाइड आकुंचन कहलाता है। और एक्टिनाइड आकुंचन का कारण पूछ लेता है तो बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और परंतु F कक्षकों का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो बहुत दुर्बल होता है। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड आकुंचन का किसे कहते हैं? सेम उत्तर है, सिर्फ एक्टिनाइड की जगह लैंथेनाइड शब्द यूज करना है। तो लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु या त्रिज्या में कमी आती है, सेम यही बात, क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक में आवेश बढ़ता है, परंतु F कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, इसलिए नाभिकीय आवेश जो लगातार त्रिज्या को कम करता जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतराकाशी यौगी किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अंतराकाशी यौगी किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं बार बार। 2015 में मूव कर रहे हैं, अब हम 2015 क्वेश्चन चल रहे हैं। अंतराकाशी यौगिक से पहले आपको अंतराकाशी स्थल पता होना चाहिए, ये हमने ठोस अवस्था में पढ़ा था अंतराकाशी स्थल। तो अंतराकाशी स्थल क्या होता है? जो संक्रमण तत्व हैं उनमें क्रिस्टल संरचना होती है, FCC, BCC, HCP, ये क्रिस्टल संरचना होती है। इस क्रिस्टल संरचना में क्या होता है, जैसे हमने FCC पढ़ा था कि 74% भरा होता है, 26% खाली है। BCC में 68 भरा होता है, 32 खाली है। इसमें 52 भरा होता है और 48 खाली है। इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल।
और इन अंतराकाशीय स्थलों में क्या होता है, छोटे आकार के अधातु जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ये आ जाते हैं। अब जैसे ये है, मान लो क्रिस्टल है आयरन का, तो बीच में एक खाली जगह तो है ही, अब यहाँ छोटा अधातु आ गया तो अंतराकाशीय यौगिक बन गया। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसा अधातु आ गया तो अंतराकाशीय यौगिक बन गया। उदाहरण देना चाहो तो दे सकते हो आयरन कार्बाइड, आयरन बोराइड, तो आयरन संक्रमण धातु हो गया, ये बोरोन से बोराइड ले लिया, सी से कार्बाइड ले लिया। अगला क्वेश्चन, M+2 आयन जलीय आयन Z बराबर 29, यानी कॉपर की बात कर रहा है, कॉपर 29 नंबर पे आता है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो पहले कॉपर का विन्यास क्या, आर्गन का 18, 4s का 1, 3d का 10। अब कहता है कॉपर +2 है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कौन कौन से, एक तो s वाला त्याग देगा, एक d वाला, d में 9 रह जाएंगे। तो जब d में 9 रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक ही अयुग्मित बचेगा। तो अपना फार्मूला म्यू बराबर √n(n+2), एक अयुग्मित है तो 1 1 + 2 यानी √3, तो म्यू का सूत्र आ जाएगा √3, आगे bm और लगा देंगे, bm ये परचक्रण मात्र होता है। परचक्रण मात्र जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं उसके बेस पर यह निकाला जाता है परचक्रण मात्र, और इसका सूत्र होता है म्यू बराबर √n(n+2), जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो n है। अगला, जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि जिंक सामान्य अवस्था में भी D10 है और ऑक्सीकरण अवस्था में भी D10 है, इसलिए जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहने बार बार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम संक्रमण धातु आयनों के रंग और जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति का कारण समझाइए। तो संक्रमण धातु आयन रंग क्यों दर्शाते हैं, एक तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा इनमें dd संक्रमण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो T2g से निकलकर Eg में चला जाता है, जिसे dd संक्रमण कहते हैं। इन दोनों के कारण ही संक्रमण धातु रंगीन होते हैं। अब जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति यानी उपसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनमें क्यों होती है, पहला इनका आयनिक विभव ज़्यादा होता है, उच्च आयनिक विभव, उच्च आयनिक विभव। दूसरा, पहला पॉइंट उच्च आयनिक विभव है, दूसरा पॉइंट रिक्त n-1d कक्षक है, क्योंकि इनमें लिगैंड आएगा और लिगैंड खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दान देगा, है ना, रिक्त n-1d कक्षक। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, अगर लिखना चाहें तो यही कारण है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो जटिल यौगिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था इसकी BCC, HCP, FCC संरचना होती है, जिसमें छोटे छोटे रिक्तस्थान पाए जाते हैं, उनमें छोटे आकार के धातु बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन समा जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम संगठन वाली 2 धातुओं के नाम। तो 2 धातुओं के नाम ये बहुत बार पूछता है, 2 धातुओं के नाम। तो एक तो सीरियम है और एक जो है वो Fe है, Fe, सीरियम और Fe। सीरियम और Fe 2 धातु हैं जिनमें जो अधिकतम संगठन रखती है मिश्र धातु में। बाकी आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, इस साल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, V+2 के लिए चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। V+2 वेनेडियम, वेनेडियम आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 पे, आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 3 23। अब कहता है +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 4s वाले दोनों चलेंगे, d में बचे 3। अब जो d में 3 बचे हैं वो तीनों के तीनों अयुग्मित हैं, 1 2 3। तो फार्मूला बन जाएगा म्यू बराबर √n(n+2), n का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, 3 + 2 और 3 × 5 √15। तो म्यू का मान आ गया √15, जहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रोमियम Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम Z बराबर 24 है, 24 नंबर पे आता है।
एक 29 वाले का कॉपर का भी ध्यान रखना, आप लोग 29 वाले का कॉपर का भी ध्यान रखना, कॉपर का भी ध्यान रखना। और अब कहता है Z बराबर 24, तो 24 का क्या लिखेंगे हम लोग, क्रोमियम आता है 24 पे, आर्गन के 18, 4s का 1, 3d का 5। अगर कॉपर दे देता 29 वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर 29 पे, आर्गन के 18, 4s के 1, 3d का 10। अगला क्वेश्चन कहता है एक परा यूरेनियम तत्व, परा यूरेनियम मतलब जो यूरेनियम के बाद आता है, तो यूरेनियम के बाद आता है Np, नेप्टूनियम या नेपचूनियम लिखते हैं इसको, जो भी लिखें दोनों सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, चाहे लैंथेनाइड दे दे चाहे एक्टिनाइड दे दे, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 ही आएगी, +3 ही। तो आगे चले हम 2019 के प्रश्न की ओर। लैंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति बाएं से दाएं जाने पर घटती है, कारण समझाइए। तो इसका कारण है लैंथेनाइड आकुंचन, तो लैंथेनाइड आकुंचन इसका कारण है, जिसके कारण त्रिज्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। त्रिज्या में कमी आते ही यौगिक सहसंयोजक बन जाता है। अब जब यौगिक सहसंयोजक बन जाता है, यानी लैंथेनाइड आकुंचन के कारण हाइड्रोक्साइड के बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय प्रकृति घटती है। क्यों घटती है, देखो, क्योंकि लैंथेनाइड आकुंचन और त्रिज्या में कमी आई, यौगिक सहसंयोजक बन गया। यानी जब दाईं ओर आते हैं ना, दाईं ओर वाले यौगिक सहसंयोजक होते हैं। जैसे पहला तत्व है, मान लो LaOH की थराइस, और लास्ट है LnOH की थराइस। अब ये सहसंयोजक है, ये सहसंयोजक है, छोटा होगा, त्रिज्या में कमी आ गई तो यौगिक क्या हो जाएगा, सहसंयोजक। सहसंयोजक हो जाएगा तो आयनों में नहीं टूटेगा, यानी OH माइनस नहीं देगा। जब OH माइनस नहीं देगा तो क्षारीय कहाँ से होगा, बताओ, है ना। तो लैंथेनाइड आकुंचन के कारण परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है, जिससे बाएं से दाएं जाने पर यौगिक सहसंयोजक हो जाते हैं। अतः OH माइनस दान नहीं कर पाते, क्योंकि यौगिक सहसंयोजक हो गया तो OH माइनस दाता नहीं रहेगा। जब OH माइनस दाता ही नहीं रहेगा तो क्षारीय प्रकृति कम हो जाएगी। तो लैंथेनाइड आकुंचन के कारण क्षारीय प्रकृति कम होती है, क्योंकि लैंथेनाइड आकुंचन के कारण त्रिज्या में कमी आती है, और त्रिज्या में कमी आने से यौगिक सहसंयोजक हो जाता है और OH माइनस दान नहीं कर पाता। मिश्र धातु का संगठन पूछ रहा है तो ये नहीं आएंगे तत्वों के नाम, क्योंकि हमारे प्रश्न नहीं है। बाकी आप सीरियम मेन मान के चलें और साथ में एडजस्ट करना चाहें तो FE को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2020 के एग्जाम से, संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, हम पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अंतराकाशीय यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी BCC, HCP, FCC संरचना होती है, जिसमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं, और उसमें छोटे आकार के अधातु आ जाते हैं ना, उससे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। तो अंतराकाशीय यौगिक बनाने के कारण BCC, HCP और FCC संरचना में रिक्त स्थान की उपस्थिति है। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, समझाइए, यानी लैंथेनाइड आकुंचन को समझाइए। तो ये आपको मैंने बता दिया है। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, जिसे लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। और कमी का कारण क्या रहता है, जब बाएं से दाएं जाते हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, नाभिक में प्रोटॉन तो बढ़ते हैं, नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, परंतु F के बड़े आकार के कारण उसका परिरक्षण प्रभाव कम होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, परंतु F के बड़े आकार के कारण उसका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। तो इसलिए नाभिकीय आवेश जो होता है वो आकार को छोटा कर देता है, क्योंकि ये वाला प्रभाव बहुत ही कम रहता है। तो नाभिकीय आवेश जो होता है वो आकार को छोटा कर देता है, जिसके कारण परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है। यह घटना लैंथेनाइड आकुंचन के नाम से जानी जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एग्ज़ाम था, पेपर था 2020 तक, 2012 से लेकर 2020 तक। यदि आपको हमारा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले लेक्चर में। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।